Hello students, today we are going to start the new chapter Federalism. This is chapter number 2 of Political Science. Let's begin. Federalism, देखो ये कुछ वर्ड्स हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड. स्टेटहुड, नेशन, टेरिटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन, सोवरेनिटी, म्यूनसिपालिटी, पार्लियामेंट्स, रीजनल ऑटोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉलोनीज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इसी चैप्टर में. फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट देखो, तुमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में समझा था लास्ट टाइम. मैंने तुम्हें बताया था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है. ठीक है, 4 टाइप की थी ना, तो उसमें सेकेंड टाइप थी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, उसमें क्या आता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आती है. तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था उसी का पार्ट था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जो कि क्या बताता था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता था हमें. ठीक है, तो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसी का पार्ट है फेडरलिज्म. उसको समझेंगे. देखो, द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स. उसका क्या मतलब होता है, फेडरलिज्म. ठीक है, द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. इस चैप्टर में और क्या समझेंगे, हम समझेंगे पहले फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स, फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है. फिर हम समझेंगे द थ्योरी एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. किस तरीके से कौन कौन सी थ्योरीज एंड और प्रैक्टिसेस होती हैं फेडरलिज्म की इन इंडिया में. अ डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज फॉलोड बाय एज एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट इज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिसेस. ठीक है, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे पॉलिसीज़ को, जो फेडरलिज्म की पॉलिसीज़ होती हैं उसको एनालाइज करेंगे, और पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म ने किस तरीके से उसको स्ट्रेंथन किया है इसको समझेंगे. ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट. उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में समझेंगे, फेडरलिज्म जहाँ पर यूज़ हो रहा है, एंड अ न्यू एंड अ थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म के बारे में भी समझेंगे. ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्ड वीडियो होगी, इसमें हम ये सारी चीज़ें समझेंगे. फेडरलिज्म क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या थी, पॉलिटिक्स में क्या यूज़ होता है फेडरलिज्म का, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है, इसके बारे में. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो इन शॉर्ट कुछ पॉइंट्स बना दिए. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड द फेडरल गवर्नमेंट, की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, आइडियल फेडरल सिस्टम एंड बैलेंस ऑफ पावर. आज हम ये 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, लेट्स बिगिन. देखो, बेल्जियम का केस पढ़ा था हमने पावर शेयरिंग के अंदर. तो बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुआ था 1970 से लेके 1993 तक. उसने 4 अमेंडमेंट्स किए, और वो 4 अमेंडमेंट्स में वो पहले यूनिटरी सिस्टम में था, उसके बाद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था, उसके बाद वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गया. ठीक है, तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है. हाउ वाज द बेल्जियम गवर्नमेंट शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो तुम्हें एक एग्जांपल क्या मिलता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, बेल्जियम. ठीक है, उसने पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और वो धीरे धीरे करके अमेंडमेंट्स करके चेंजेस ला के गवर्नमेंट में उसने किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. ठीक है, तो ये कैसे हुआ, हाउ वाज द बेल्जियम गवर्नमेंट शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पहला पॉइंट है इसमें, वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम. तो सबसे पहला उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए थे, अमेंडमेंट किए थे. ठीक है, तो कैसे बनी वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके. की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के संविधान में बहुत सारे चेंजेस लाए गए. वाज टू रिड्यूस द पावर, जिससे क्या हुआ, टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया, एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट. और ये पावर उसने किसको दे दी, रीजनल गवर्नमेंट को दे दी. ठीक है, तो उसमें देखो कैसे हुआ था कि बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने अपनी पावर को रिड्यूस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस करके, और उसके बाद वो पावर्स किसको मिल गई, रीजनल गवर्नमेंट को मिल गई. ठीक है,
रीजनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनके पास भी पावर, इक्विवेलेंट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दी। ठीक है, दे हैड देयर रोल एंड पावर्स। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट का अपना खुद का रोल होता था, अपनी एक खुद की पावर होती थी। ठीक है, तो याद रखना रीजनल गवर्नमेंट जो है पावरफुल हो गई थी बेल्जियम में ये अमेंडमेंट्स के कारण। ठीक है, तो इनके अपने डिफरेंट रोल्स हैं, पावर्स हैं। ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पावर्स इन्हें किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, और वो ही विड्रॉ कर सकती है ये पावर्स को। जो रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको विड्रॉ करने की पावर भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional governments were given the constitutional power that were no longer dependent on the central government। देखो 1993 से पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को रिड्यूस कर दिया और रीजनल गवर्नमेंट को, यानी कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया। लेकिन 1993 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो विड्रॉ कर सकती थी वो रीजनल गवर्नमेंट की पावर्स को। ठीक है, उसको वापस ले सकती थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ 1993 में, यानी कानून में, संविधान में एक कानून था उसमें चेंज करा गया, और 1993 के बाद रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गई, और दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहे। तो देखो पहले क्या था, ये यूनिटरी सिस्टम था। 1993 से पहले क्या सिस्टम था, यूनिटरी सिस्टम था। यूनिटरी सिस्टम का मतलब मेन पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मैक्सिमम पावर किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, लेकिन अपनी पावर को बेल्जियम ने क्या किया, रिड्यूस किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, और 1993 में पूरी तरीके से गवर्नमेंट की पावर किसको मिल गई, रीजनल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो अब जो है, अब ये क्या बन चुका है, बेल्जियम बन चुका है फेडरल सिस्टम। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम से अब वो फेडरल सिस्टम बना। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अपनी एक इंडिविजुअल पावर है, और वो अब डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो इस तरीके की पावर को कहा जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Thus the Belgium shifted from a unitary to the federal form of government। इसी तरीके से बेल्जियम ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया फ्रॉम द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सी एक लाइन में समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, तब वो क्या हो जाएगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी बेल्जियम, लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, अमेंडमेंट्स किए, और उससे अब अपने आप को क्या बना लिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर रीजनल जो गवर्नमेंट होंगी उनके पास अपनी एक खुद की पावर होगी, और वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगी किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तो समझ में आया, तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम इज द सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। जहां यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, याद रख लेना डेफिनेशन। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका इज द एग्जांपल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बेल्जियम किसका एग्जांपल हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, तो व्हाट इज फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ कंट्री। देखो फेडरलिज्म होता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का इन विच पावर इज डिवाइडेड, यहां से याद रखना पावर इज डिवाइडेड। ठीक है, फेडरलिज्म को अगर डिफाइन करना हो एक सिंपल वर्ड में, तो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब है स्टेट्स का। ठीक है, स्टेट का हो या इसे प्रोविंस का हो, एक ही बात होती है। प्रोविंस का भी मतलब क्या होता है,
स्टेट, ठीक है। तो पावर डिवीजन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। जो पावर डिवीजन होता है, आधी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म, जिसमें डिवीजन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स में, ठीक है, सिंपल है। व्हाट आर द टू लेवल्स ऑफ फेडरलिज्म, कौन कौन से दो लेवल होते हैं फेडरलिज्म के, देखो फेडरलिज्म हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट होती है उसमें पूरी पूरी कंट्री के लिए, जिसे कहा जाएगा, तुम्हें यहाँ पर कहेंगे उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरलिज्म में क्या हो रहा है, पावर डिवीजन हो रही है और दो लेवल होते हैं उसमें। एक लेवल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि फॉर द एंटायर कंट्री, जो कि किसके लिए होगा, पूरी कंट्री के लिए होगा। डेट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जिनका काम क्या होता है, जो इंटायर कंट्री के लिए होता है उसका काम होता है, उसे क्या कहा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का केस चल रहा है, तो कोरोना वायरस से डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अदर आर द गवर्नमेंट्स डेट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और द स्टेट, और दूसरे लेवल की गवर्नमेंट कौन, दूसरा लेवल क्या हुआ, दूसरा लेवल हुआ स्टेट गवर्नमेंट। देखो फेडरलिज्म की डेफिनेशन में भी हमें दो चीज़ें पता चल रही थी, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो लेवल भी ऐसे ही है, पहली लेवल पे कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंटायर कंट्री, और दूसरे लेवल पे है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट के लिए, राज्यों के लिए। डेट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट, जिसका काम क्या होता है, अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने राज्य के लिए, और सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए। ये पॉलिसीज बनाते हैं पूरी कंट्री के लिए, और स्टेट पॉलिसीज बनाते हैं अपने राज्य के लिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लिए। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स enjoy their पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो ये दोनों गवर्नमेंट होती हैं, दोनों लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती। वो अपनी पॉलिसीज अपने तरीके से बना सकती है, इसमें इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, याद रखना, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो देखो इंडिया भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, याद रखना, यहाँ पर भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अलग अलग काम करती हैं। देखो पूरी दुनिया में कौन कौन सी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मैप दिया हुआ है। ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज, तो टोटल कितनी कंट्रीज है, 193 कंट्रीज है। उसमें से 25 कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर, ठीक है। देयर सिटीजन्स मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 40% जो है वो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आती हैं। वैसे 193 में से 25 कंट्रीज हैं जो कि फेडरल, जहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी रहती है वहाँ पर, 40%, ठीक है। तो देख लो एग्जांपल कौन कौन से हैं यहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, ठीक है, इंडिया, रशिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कुछ पार्ट है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ठीक है। दीज आर ऑल द पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये कितनी कंट्रीज हैं टोटल, ऑल ओवर वर्ल्ड 25 कंट्रीज हैं। अब हम डिफरेंसेस समझते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
देखो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी से भी क्या मतलब होता है, देखो यूएनआई का मतलब ही होता है वन। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम मीन्स देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो एक ही लेवल की गवर्नमेंट होगी, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम में, और जो भी काम करेगी पूरी देश के लिए वो कौन करेगी, यूनिटरी सिस्टम, यानी कि सारा काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं भी पॉलिसी, किसी भी स्टेट की भी पॉलिसी बनानी होगी तो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसे कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। इसके कुछ सबऑर्डिनेट्स जरूर होते हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब इसके अंडर बहुत सारी यूनिट्स जरूर होंगी, लेकिन वो सब किसको, कौन है उसका हेड, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। इस तरीके के सिस्टम को कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, श्रीलंका है, चाइना है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिटरी सिस्टम के। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर पास करेगी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए भी कौन पास करता है ऑर्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करती है। वेयर एज इन द फेडरल सिस्टम इस तरीके का नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये काम करना है या नहीं करना। देखो, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो लागू नहीं करा सकती ज़बरदस्ती। स्टेट चाहें तो उस पॉलिसी को लागू करें या ना करें, उनके ऊपर होता है। इस तरीके का सिस्टम कहा जाता है कैन नॉट ऑर्डर। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, बेल्जियम, यूएसए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फेडरल सिस्टम के। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर होती है, हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसको, वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो चाहे तो कोई भी काम कर सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर होती है, जैसे कि इंडिया में है, ठीक है, और वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है। दोनों ही गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, ये अपने अपने पॉइंट को बताएंगे और ये अपने पॉइंट को बताएंगे, और ये सब किसको आंसरेबल है, टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, टू द पीपल ऑफ द कंट्री। देज आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा तुम्हें, और अच्छे से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्वेश्चन बना के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। देखो, व्हाट इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये देखो, ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं, याद रख लेना। पहला डिफरेंस क्या है, यूनिटरी सिस्टम में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, फेडरल सिस्टम में टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, याद रखना। पहला क्या है डिफरेंस, यूनिटरी गवर्नमेंट है ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, इन यूनिटरी गवर्नमेंट द सब यूनिट्स आर द सबऑर्डिनेट टू द सेंटर्स। यूनिटरी गवर्नमेंट में सब यूनिट्स जो होंगी वो सबऑर्डिनेट होंगी सेंटर के। सबऑर्डिनेट का मतलब होगा उनका मालिक कौन है, एक, सेंटर गवर्नमेंट, तो वो सबऑर्डिनेट होती हैं, ठीक है। जबकि फेडरल में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इनक्रोच टू द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अपने अलग राइट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग राइट होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ना ही स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम के अंदर। पॉइंट नंबर थर्ड, यूनिटरी सिस्टम। इन यूनिटरी सिस्टम सेंटर कैन ऑर्डर द सब यूनिट्स। सेंटर क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है अपनी सब यूनिट्स को, जबकि फेडरल सिस्टम में विच कैन नॉट बी हैपन, वो नहीं हो सकता। फेडरल सिस्टम में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून फोर्स नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और ना ही कोई ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो आई होप कि तुम्हें फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्लियरिटी मिल गई होगी।
अ फेडरल प्रिफर्ड एज दीज डेज, फेडरल सिस्टम को ही प्रिफर किया जा रहा है आजकल। क्यों, क्या रीज़न है? इट हेल्प्स इन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी जो कामकाज होता है किसी भी जगह का, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, इफ़ेक्टिव हो जाता है और एफिशिएंट रहता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव का मतलब ज़्यादा अच्छे से पॉलिसीज़ को लागू किया जा सकता है और बहुत अच्छे से काम हो सकता है। तो इसलिए फेडरल सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। दूसरा रीज़न है इट हेल्प्स टू अकोमोडेट ऑल डाइवर्स ग्रुप, और इसमें सारे डाइवर्स ग्रुप्स जो हैं उनको एकोमोडेट किया जा सकता है आसानी से। जैसे कि तुमने बेल्जियम वाले केस में भी देखा था कि बेल्जियम वाले केस में क्या हुआ था कि उन्होंने देखो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे ग्रुप्स को, जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स थे, जैसे कि दो स्पीकिंग लैंग्वेज थी ना, डिफरेंट डिफरेंट, फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज और डच स्पीकिंग लैंग्वेज के लोगों को क्या किया, इक्वल राइट्स मिल गए। स्टेट पूरे सेंटर में अलग था और कैपिटल सिटी में अलग था और कम्युनिटी ग्रुप में बिल्कुल अलग था। तो वो एक एग्जाम्पल है कि सारे जितने भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग अलग रिलीजन बोलने वाले लोग हैं, उन सबको अपना एक अधिकार मिल जाता है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में। क्योंकि देखो जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट है कोई, जैसे तमिलनाडु की है, तो वहाँ पर तमिल लोग हैं सारे ज़्यादातर, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए काम कर सकती है क्योंकि उनकी स्टेट गवर्नमेंट को अलग से उन्हें पावर्स मिली हुई हैं। अगर मान लो तमिल लोग नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो क्या तमिल के लिए काम कर पाते? नहीं ना। तो स्टेट गवर्नमेंट, जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से होता है कि जो तमिल कहीं के भी हों, किसी भी रीजन के लोग हों, उनके लिए उनकी स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए डाइवर्स ग्रुप को बहुत आसानी से एकोमोडेट किया जा सकता है किसमें, फेडरल सिस्टम में। तो की फीचर्स क्या हैं? देखो इस साल भी 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ठीक है, बोर्ड के पेपर में। तो मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, पहला फीचर क्या है फेडरलिज्म का, अभी हमने समझा, देयर आर द 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। पॉइंट नंबर 2, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफाइड मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इवन दो दे ग्रो इन द सेम सिटीजन्स। देखो यहाँ पर क्या है, फेडरल सिस्टम में अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट मैंने बताया था, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, या फिर अभी म्यूनसिपालिटीज़ भी एक लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम में क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है। ठीक है, और वो उनके पास अधिकार होता है कि वो वहाँ की लेजिस्लेशन यानी कानून बना सके, टैक्स की पॉलिसीज़ बना सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। ठीक है, कोई भी कानून बनाना है तो वो कानून अपने राज्य के लिए अलग बना सके। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग कानून बनाएगा। ठीक है, देखो स्टेट के अलग कानून होंगे, सेंट्रल के अलग कानून होंगे, तो यानी हर लेवल के अपने अलग कानून होंगे। तो क्या क्या चीज़ें अलग होंगी, लेजिस्लेशन यानी कि कानून, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हर लेवल पे अलग होगा, चाहे वो सेम सिटीजन के लिए क्यों ना हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है पावर एंड द फंक्शंस ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावर्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की और जो काम होते हैं हर एक गवर्नमेंट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के जो कानून हैं उसको गारंटी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखे होते हैं सबके कानून। फोर्थ पॉइंट, यानी कि तुम ये देखोगे कि जब तुम कानून पढ़ोगे पॉलिटी के अंदर, तो तुम देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कानून उसी में लिखे हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कानून भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे हुए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको कौन सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल पावर के पास पावर है, सेंट्रल कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डिस्प्यूट्स को, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व करे।
Fundamental provisions of the Constitution cannot be altered by any one level of government. It applies to India also. जो कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस दिए हुए हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कि संविधान ने, उसको कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, उसको चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा। ये कानून जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो पूरी इंडिया पे एक साथ लागू होते हैं और इसे कोई भी गवर्नमेंट बदल नहीं सकती, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरलिज्म में ये होता है। सिक्स पॉइंट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो पैसे कमाने के लिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होंगे, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, देखो स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स अलग हैं, और ये सारे कहाँ पर लिखे हुए हैं, स्पेसिफाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बरकरार रहे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो पैसा सेंट्रल को जाना है वो सेंट्रल को ही जाएगा और जो पैसा स्टेट को जाना है वो स्टेट को ही जाएगा, दोनों में एक डिफरेंस रहेगा। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट्स रहते हैं गवर्नमेंट के बीच में, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, मतलब सेंट्रल के बीच में और स्टेट के बीच में हमेशा म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है और एग्रीमेंट्स रहते हैं कुछ काम करने के लिए। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपस में मिलकर काम कर रही है, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, तो म्यूचुअल ट्रस्ट है और एग्रीमेंट्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये है हमारे की फीचर्स, इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, तुम्हें याद कर लेने हैं सारे के सारे। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू द अनदर फेडरेशन। देखो, बैलेंस ऑफ पावर की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक पावर का बैलेंस बना रहे, ये वेरी करता है एक फेडरलिज्म से दूसरे फेडरलिज्म में। देखो अभी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म भी हैं, उसे भी समझेंगे हम। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिफर करता है, यानी कि बदल जाता है, वेरी कर जाता है थोड़ा बहुत एक फेडरेशन लेवल से दूसरे में। ठीक है, दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। तो ये डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में फेडरेशन है, फेडरेशन की कौन सी फॉर्म है। ठीक है, फेडरलिज्म की कौन सी फॉर्म है। अच्छा, तो अभी हमने लास्ट में एक वर्ड पढ़ा था जुरिस्डिक्शन, तो अधिकार क्षेत्र कहा जाता है जुरिस्डिक्शन को। देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख ली है, तो मैं इसे नोटबुक में लिख लेना। व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? अधिकार क्षेत्र, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। जैसे ये एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है कि ये एरिया किसके अंडर आता है, यूपी स्टेट के अंडर आता है। जो यूपी की बाउंड्री हो गई तो वो एरिया किसके अंडर आएगा, यूपी गवर्नमेंट के अंडर आएगा। तो लीगल अथॉरिटी हो किसी एरिया के ऊपर उसे कहा जाता है jurisdiction. The area may be defined in the terms of geographical boundaries or in terms of certain kind of subjects. ठीक है, तो जो ये किस तरीके से होता है, या तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज से हो, यानी कि जैसे यूपी की जो बाउंड्री होगी यूपी की गवर्नमेंट उस पर रूल करेगी, या फिर कोई सब्जेक्ट हो, जैसे कि कोई सब्जेक्ट है। तो अभी अभी मैं समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे यूनियन के अलग सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं, और एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कुछ कानून हैं। जैसे कि अभी ये पेंडेमिक आई हुई है कोरोना वायरस, तो इस पे कौन कानून बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, उसके पास अधिकार है। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे किसका अधिकार होता है, यूनियन का होता है, और किसी का कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। अच्छा, याद रखना, मैं दो वर्ड बोलूँगा, सेंट्रल या यूनियन, एक ही बात होती है, उसका मीनिंग एक ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ फेडरेशन में देखो, देर आर द टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो फेडरेशन या फेडरल सिस्टम जो है वो किस तरीके से बना है, दो तरीके से बना है, ठीक है, दो रूट से बना है। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इन दोनों का मीनिंग अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा, पर अभी तुम एग्जाम्पल समझ लो क्या है। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन कौन सी फेडरेशन होती है, ये एक्चुअली में टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, याद रखना। टाइप ऑफ फेडरेशन का मतलब यहाँ पर है टाइप ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की फेडरलिज्म होती है, पहला हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में एग्जांपल क्या है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मीन के एग्जांपल्स हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, देखो, द फर्स्ट काइंड ऑफ रूट वॉज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर मतलब कुछ सारे स्टेट्स मिलकर एक जगह पर आ जाएं, कमिंग टुगेदर, वो एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मीनिंग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मीनिंग होता है कि एक साथ हो जाना। तो देखो, इसमें पॉइंट नंबर 1 है, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो कि कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, वो अपनी मर्जी से एक साथ आए हैं। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है पहले वो इंडिपेंडेंट ही थे, स्टेट्स क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, राज्य जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, और वो एक साथ मिलकर दे कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, अपनी मर्जी से वो साथ आए और उन्होंने एक बड़ी यूनिट बना ली। समझो, पहले मान लो जैसे यूएसए है, वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स। तो 50 स्टेट्स ने ये कहा कि हम सब किसको सपोर्ट करते हैं, हम एक कंट्री बन जाते हैं मिलकर, और उस कंट्री को एक बिगर यूनिट बोला जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम सब एक कंट्री बना लेते हैं और वो कंट्री क्या होगी, वो होगी अमेरिका। तो इन सब ने अपनी मर्जी से मिलकर क्या बनाया, दे कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, उन्होंने अपनी मर्जी से एक बिगर यूनिट बनाई। तो इसे क्या कहा गया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। तो यहाँ पर जो, क्योंकि सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो सबके पास क्या होती है, इक्वल पावर्स होती है, याद रखना। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग विज द फेडरल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जितनी ही पावरफुल होती है जो ये स्टेट्स गवर्नमेंट भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इक्वल पावर्स होती हैं और दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और जो स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों ही इक्वली पावरफुल होती हैं और इक्वली स्ट्रॉन्ग होती हैं। बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो ये सारे स्टेट्स मिलकर, इन्होंने ये क्यों कहा कि हम सब एक हो जाते हैं और मिलकर एक अमेरिका, एक बिगर यूनिट बना लेते हैं, क्यों किया इन्होंने ऐसा, ताकि ये इसलिए किया, बाय पूलिंग द सोवरेनिटी, इन्होंने क्यों पूलिंग की है, टू रिटेनिंग द आइडेंटिटी, ताकि इनकी आइडेंटिटी रिटेन की जा सके। रिटेन का मतलब इनकी आइडेंटिटी को बचाया जा सके। अगर ये लोग एक साथ रहेंगे तो एक बड़ा ग्रुप रहेगा, ठीक है, और बड़े ग्रुप को कोई तोड़ नहीं सकता। इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि हमारी आइडेंटिटी भी रिटेन रहेगी, मतलब हमारी जो हम लोग हैं, हम एक जैसे दिखते हैं, हम एक जैसे हैं, तो हम एक जैसे अगर एक साथ रहेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे। तो इसलिए, और इससे हमारी क्या होगी, सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ठीक है, उनसे उनकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि सब लोग पैसा इकट्ठा करके जब गवर्नमेंट को देंगे, बड़ी वाली गवर्नमेंट को, तो वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनके सिक्योरिटी के लिए उन सब ने मिलकर एक यूनिटी बना ली और एक देश बना लिया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इस तरीके की जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें कौन कौन आता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या मतलब होता है, देखो, सेकंड रूट होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहला क्या था,
कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, द लार्ज कंट्री इन डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। देखो वहाँ पर क्या था, छोटे छोटे राज्य थे, वो मिलकर उन्होंने क्या बनाया था, एक बड़ा देश बनाया था, ठीक है। दे कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिवाइड हो गया, एक बड़ा देश था, उसके छोटे छोटे राज्य बना दिए गए डिवाइड करके, और पावर को डिवाइड कर दिया गया स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट में। याद रखना इसमें क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है। बड़ा सा राज्य था, देश था, उसके डिवीजन हो गए, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि उनकी पावर क्या कर दी जाए, डिवाइड कर दी जाए, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया गया है ताकि पावर को डिवाइड कर दिया जा सके, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज द स्टेट्स। यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती है, वहाँ पर बहुत रेयर होता है कि किसी के पास अनइक्वल पावर हो। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर क्या होता है कि इक्वल ही रहती है पावर, लेकिन किसी किसी यूनिट्स को, किसी किसी राज्य को, यूनिट्स का मतलब यहाँ पर राज्य है, ठीक है, किसी किसी यूनिट राज्य को कुछ स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, वहाँ पर कुछ स्पेशल पावर मिली हुई है उन्हें, ठीक है। तो इक्वल यहाँ पर इक्वल पावर, ज़्यादातर इक्वल पावर रहती है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों को कुछ स्पेशल पावर्स भी ग्रांट की जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये इन्होंने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्लियर होगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।